हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 23 फरवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रह्मोस मिसाइल। पहला स्टेटमेंट है, इट इज ए ज्वाइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रसिया। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज ए बैलिस्टिक मिसाइल विथ फायर एंड फ्रगेट प्रिंसिपल। तीसरा है, इट हैज कैपेबिलिटी टू लॉन्च फ्रॉम लैंड, एयर एंड सी। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एनी टू। क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है, ये इंडिया एंड रसिया के बीच का ज्वाइंट वेंचर है ब्रह्मोस मिसाइल। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये फायर एंड फ्रगॉट प्रिंसिपल पे तो काम करती है, लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये क्रूज मिसाइल है। ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, क्रूज मिसाइल है। हाँ, और ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका कैपेबिलिटी है टू लैंड लॉन्च फ्रॉम लैंड, एयर, सी, इवन विथ सबमरीन्स। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने अभी अप्रूव कर दिया है 19,000 करोड़ का मेगा नेवी डील फॉर ब्रह्मोस मिसाइल। इस डील के तहत 220 ब्रह्मोस जो हैं, वो नेवी को मिलेंगे। तो इसलिए अभी ये न्यूज़ में था। द ब्रह्मोस एरोस्पेस इज ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रसिया। ये इंडिया एंड रसिया का ज्वाइंट वेंचर है, और ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकता है, जैसे सबमरीन, सीप, एयरक्राफ्ट एंड लैंड प्लेटफॉर्म। अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल का नाम के बारे में देखें तो यहाँ इंडिया का ब्रह्मपुत्रा नदी और मस्कोवा, ये रसियन रिवर है। इन दोनों के नाम पे इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। ये टू स्टेज मिसाइल है। पहला स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन का इस्तेमाल होता है, और सेकेंड स्टेज में लिक्विड रैमजेट इन सेकेंड स्टेज यूज होता है। अगर फीचर्स की बात करें तो ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म से यूज हो सकता है, जैसा कि अभी हम लोग देखें। ये सीप से भी लॉन्च होता है, एयरक्राफ्ट। हाल ही में सुखोई 30 एक्सटेंडेड रेंज, जो इसका लग 400 से 500 किलोमीटर के बीच में जो नया एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस जो बना है, उसका उसको लॉन्च किया था। तो सुखोई 30 से भी ये लॉन्च होता है, एयरक्राफ्ट से लॉन्च होता है, सीप से लॉन्च होता है, और लैंड वर्जन भी है, जो कि लैंड से भी ये इसको लॉन्च किया जा सकता है। ये फायर एंड फॉरगॉट प्रिंसिपल पे काम करता है। ये बहुत ही लो रडार सिग्नेचर इसका है। ये कोई भी रडार के पकड़ में जल्दी नहीं आता है। ये हाई सुपरसोनिक स्पीड थ्रू आउट द फ्लाइट ये कवर करता है। ये लॉन्ग फ्लाइट रेंज विथ वेराइटी ऑफ फ्लाइट ट्रेजेक्टरी, ये कई एक फ्लाइट ट्रेजेक्टरी पे लॉन्च फ्लाई करता है। सबसे पहला बार जब ये ब्रह्मोस बना था, तो उस वक्त इसका रेंज था 290 किलोमीटर। ऐसा इसलिए था कि उस वक्त मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, एमटीसीआर, इसका पार्ट भारत नहीं था। तो ये एमटीसीआर जो है सो रिस्ट्रिक्शन लगाता है कोई भी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने से जिसका रेंज 300 से ज़्यादा और 300 किलोमीटर से ज़्यादा हो, और 500 केजी से ज़्यादा पेलोड वो कैरी कर सकता है। रसिया एंड इंडिया का जॉइंट वेंचर था, तो ये रसिया का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा था, तो इसलिए इस पे रिस्ट्रिक्शन था कि आप 300 से ज़्यादा आप इसका रेंज नहीं रख सकते हैं। ये रसिया टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता था। तो लेकिन 2016 में इंडिया एमटीसीआर का पार्ट बन गया, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम के बाद। तो उसके बाद इसका रेंज बढ़ा करके अभी, पहले तो 400 से 500 किलोमीटर के रेंज में किया गया, और अभी इसका रेंज 800 किलोमीटर है। और इंडिया ब्रह्मोस एनजी पे भी काम कर रहा है। तो ये अभी मिसाइल न्यूज़ में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, वो बताना है कि पोलैंड के साथ इन 5 देश में से किसका बाउंड्री टच होता है? पहला रसिया, यूक्रेन, हंगरी, रोमानिया या बेलारूस। तो इन पाँचों में से किन-किन देश का
बाउंड्री जो है सो पोलैंड देश के साथ टच होता है। एनी 2, एनी 3, एनी 4 या ऑल ऑफ द अबव? यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एनी 3। रसिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। ये 3 देश है जिसका पोलैंड के साथ बाउंड्री टच होता है। ये देख लीजिए मैप में पोलैंड, यहाँ पे है पोलैंड। तो इसका बेलारूस के साथ भी बाउंड्री टच होता है। इधर लिथुआनिया है। ये जो पार्ट है, ये रसिया को बिलॉन्ग करता है। और हंगरी के साथ इसका बाउंड्री नहीं टच होता है। तो ये आप इसको वीडियो को पॉज़ करके एक बार इसको देख लीजिएगा। अभी पोलैंड न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि पोलैंड में अभी फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है, जैसे इंडिया में चल रहा है अभी। तो उसमें क्या है कि प्रो पुतिन नारे लगे हैं। प्रो पुतिन और प्रो रसिया नारे और स्लोगन बोले गए हैं, लगे हैं। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। पोलैंड की सरकार वार्निंग दी है फार्मर्स को कि ऐसा नारे नहीं लगाएँ। तो इसलिए अभी न्यूज़ में है। और अगर हम पोलैंड के बारे में बात करें तो ये रिवर है, वेस्तुला, ओडेर, बग, ये सब रिवर हैं जो पोलैंड में फ्लो करती हैं। और लेक अकजा वहाँ का डीपेस्ट लेक है। और माउंट रैसी जो है सो वहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोलैंड कंट्रीज़ के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में है। पहला स्टेटमेंट है, ऑल रेसिडेंट इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू फ्रीली रिमिट अप टू यूएसडी 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर। रेमिटेंस फॉर ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज अब्रॉड इज प्रोहिबिटेड। थर्ड स्टेटमेंट है, माइनर आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस स्कीम। फोर्थ है, द स्कीम इज नॉट अवेलेबल टू कॉरपोरेट। तो इन चारों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एनी टू। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और चौथा स्टेटमेंट सही है। इस स्कीम के तहत कॉरपोरेट्स को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। और इस स्कीम के तहत आप बिना टैक्स दिए इतना 2,50,000 यूएस डॉलर एक साल में आप बाहर एज ए रेमिटेंस खर्च कर सकते हैं। और जो माइनर्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। अब देख लेते हैं कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है क्या है। ये आरबीआई के द्वारा 2004 में लाया गया था। ये अलाउ करता है रेसिडेंट इंडिविजुअल टू रिमिट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को रिमिट करने के लिए परमिशन देती है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर द एक्सपेंडिचर पर्पस। और इस स्कीम के तहत कॉरपोरेट्स नहीं आते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म्स भी इस स्कीम के तहत कवर नहीं होते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये भी इस स्कीम के तहत कवर नहीं होते हैं। इसका जो थ्रेशोल्ड है वो 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर है, डॉलर, यूएसडी डॉलर। अभी ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यूनियन बजट 2023 में इस पे जो 5% टैक्स लगता था उसको 20% लगा कर दिया गया था अगर लिमिट 7 लाख से ऊपर जाता है। एक्सेप्ट एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट और एजुकेशन के लिए जाता है तो उस पे टैक्स जो पहले से चल रहा है वही है, लेकिन अभी 5% से इसको 20% बढ़ा दिया गया। द टैक्स डू नॉट अप्लाई टू द इंडियन इंडिविजुअल इफ दे फर्निश ए डिक्लेरेशन दैट द परचेज गुड वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स और थिंग। अगर कोई भी गुड्स इंडियंस बाहर खरीदते हैं इंडिया में उससे मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट करने के लिए, तो उससे क्या है कि जॉब आएगा, तो उस पे ये स्कीम लागू नहीं होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है, द डॉटेड लैंड, ये अभी न्यूज में था। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? पहला है,
लैंड व्हिच डज़ नॉट हैव क्लियर ओनरशिप। बी ऑप्शन है लैंड डेडिकेटेड फॉर मिलिट्री पर्पस, डिस्प्यूटेड लैंड बिटवीन टू स्टेट। एंड डी ऑप्शन है लैंड नियर द बॉर्डर विथ नो क्लियर बाउंड्री। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? डॉटेड लैंड। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, लैंड विच डू नॉट हैव क्लियर ओनरशिप। वैसा लैंड जिसका ओनरशिप क्लियर नहीं हो, चाहे तो दो इंडिविजुअल के बीच में डिस्प्यूट हो, या फिर गवर्नमेंट, कोई लैंड को गवर्नमेंट भी क्लेम करती हो कि ये गवर्नमेंट लैंड है, और कोई इंडिविजुअल भी क्लेम करता हो कि ये मेरा है। तो कहीं भी डिस्प्यूटेड जो है टेरिटरी, उसको डॉटेड लैंड कहते हैं। अच्छा, ये डॉटेड लैंड आया कहाँ से वर्ड? ब्रिटिश एरा के टाइम जब लैंड ओनरशिप एंड सेटलमेंट किया जा रहा था लोकल रेवेन्यू के द्वारा, तो जो ओनरशिप कॉलम था, वहाँ पे जिसका ओनरशिप क्लियर नहीं था, तो वहाँ पे जो ऑफिसर थे वो डॉट लगा देते थे। तो वहाँ से ये डॉटेड टर्म आया था। तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, डॉटेड लैंड, लैंड व्हिच डज़ नॉट हैव क्लियर ओनरशिप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है सीबीआई के बारे में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नॉट है। ए ऑप्शन है मैरिनेटिंग क्राइम स्टैटिक्स एंड डिसेमिनेटिंग क्रिमिनल इंफॉर्मेशन। बी है प्रोब टेरर अटैक इंक्लूडिंग बॉम्ब ब्लास्ट, हाईजैकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड शिप, अटैक ऑन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड यूज ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सी है इन्वेस्टिगेशन केस ऑफ करप्शन, ब्राइबरी एंड मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। एंड डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो ये चारों में से बताना है कि कौन सा वो है ऑप्शन है जो सीबीआई के दायरे में नहीं आता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, क्योंकि जो टेरर अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट, इस सब का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई नहीं करती है, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इसके द्वारा किया जाता है। तो ये सीबीआई का पावर में नहीं आता है, ये एनआईए के अंडर में आता है। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अभी हम देख लेते हैं कि सीबीआई कौन-कौन सा क्राइम को इन्वेस्टिगेट करता है। पहला है एंटी करप्शन क्राइम। सीबीआई कोई भी करप्शन, चाहे तो पब्लिक ऑफिशियल हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉइज़ हो, वो अगर करप्शन करते हैं तो उससे रिलेटेड केस सीबीआई के द्वारा हैंडल किया जाएगा। और दूसरा है स्पेशल क्राइम। सीबीआई also investigate serious crime under Indian Penal Code and under law at the request of a state government or order of the High Court or Supreme Court। सीरियस क्राइम होता है तो उसको भी अगर सुप्रीम कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है, तो उसके बाद सीबीआई उस केस को भी सॉल्व करता है। अगर इकोनॉमिक क्राइम्स हो, साइबर क्राइम, बैंक फ्रॉड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, स्मगलिंग्स ऑफ नारकोटिक, ये सारा कुछ भी इकोनॉमिक क्राइम भी सीबीआई के अंडर में आता है। और सुओ मोटो केस, कोई भी क्राइम जो कि किसी भी राज्य में हुआ हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है सीबीआई को कि उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन उस कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट का भी परमिशन चाहिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देती है, तो वो बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के सीबीआई उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और नीचे है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये जो है से काउंटर टेररिज्म, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और ये काउंटर टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट, ये सारे क्राइम जो होते हैं, इसको इन्वेस्टिगेशन एनआईए के द्वारा किया जाता है। जैसे मुंबई टेरर अटैक हो गया, ये सारा कुछ एनआईए के द्वारा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, वो बताना है कि मेडिटेरेनियन सी से कौन-कौन से देश का बाउंड्री टच होता है? रसिया, इज़राइल, यूक्रेन, स्पेन, पोर्चुगल एंड मोरक्को। तो इन 6 देश में से कौन-कौन सा वो देश है जिसका मेडिटेरेनियन सी के साथ बाउंड्रीज़ टच होता है? एनी 3, एनी 4, एनी 5 या ऑल ऑफ द अबव? यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, एनी 3, क्योंकि यहाँ पे स्पेन, मोरक्को और इज़राइल, ये 3 ही सही हैं जो मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ये देखिए मेडिटेरेनियन सी,
यहाँ पे है ये अटलांटिक ओशियन और ये मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये है मोरक्को देश, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पे है एजियन सी। एजियन सी से सी ऑफ मरमरा में जाने के लिए यहाँ पे एक और स्ट्रेट है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, डार्डेनल्स स्ट्रेट। और उसके बाद सी ऑफ मरमरा से ब्लैक सी में जाने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रेट है, बॉस्फोरस स्ट्रेट। और नीचे में है रेड सी। तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी से रेड सी में जाने के लिए हम स्वेज कैनाल का यूज करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड। ये टोटल 21 कंट्रीज जो हैं इसके साथ बाउंड्री, मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इज़राइल इज़राइल और गाज़ा के बीच में जो वार चल रहा है, इससे रिलेटेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी वोटिंग हुआ था। अरब देश जो हैं, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो यूएन का 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसमें एक सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें टोटल 15 देश हैं। तो 15 देश मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट। तो उसमें अभी रिज़ॉल्यूशन लाया गया था सीज़ फायर से रिलेटेड कि गाज़ा और इज़राइल में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको खत्म किया जाए। तो उसपे टोटल 13 वोट फ़ेवर में पड़े और एक यूनाइटेड किंगडम उसको अब्स्टेन कर दिया, कोई वोट नहीं दिया। लेकिन वो रिज़ॉल्यूशन पास नहीं हुआ क्योंकि यूएसए ने वीटो लगा दिया। अगर आपको पता हो कि 5 जो परमानेंट मेंबर है, उनके पास वीटो होता है। अगर वो वीटो लगा देते हैं, तो कोई भी रिज़ॉल्यूशन पास नहीं हो सकता है। तो उसमें यूएसए भी है, तो यूएसए ने अभी इस रिज़ॉल्यूशन को वीटो कर दिया, तो इसलिए रिज़ॉल्यूशन कोलैप्स कर गया, पास नहीं किया। तो इसलिए न्यूज़ में था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।